हमारी पॉपुलेशन गांव में रह रही है, लेकिन हम देश की बात छोड़ देते हैं। हमारी जो आईएमसी की टीम है उसकी पॉपुलेशन कितने परसेंट है वो जो गांव में रह रही है? मेरा आपसे एक क्वेश्चन है। 90% लोग, हमारी टीमें जो है 90% गांव में रह रही है, उनके पास अपनी खेती है, फिर भी हम उतना अच्छा बिजनेस नहीं कर पा रहे, क्योंकि हमारा जो एक गांव वाला बंदा है जो अपनी खेती करता है उसको हम क्या बताते हैं, किस प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं? आपने अगर देखा होगा, ट्रेनिंग देखी होगी जो हम करते हैं, तो मेरा ये हमेशा फोकस रहता है कि जब भी हम गांव वाले बंदे से मिले, हम उसके खेतों के बारे में बात करें, हम उसकी फसलों के बारे में बात करें, क्योंकि हमें एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की सहायता से बिजनेस वैल्यू जनरेट होता है। ये हमें तब तक हम बहुत बड़ा बिजनेस इस प्रोडक्ट की सहायता से क्रिएट नहीं कर सकते, क्योंकि एक लीडर जब स्टेज पर खड़े होकर के बोलता है कि आप इस प्रोडक्ट को प्रमोट करिए, तो उसका इंपैक्ट हमारे से ज्यादा, क्यों सर? और 70% हम जनसंख्या की तो बात कर रहे हैं, लेकिन हमारे देश की 100% पॉपुलेशन खेती बाड़ी पर डिपेंड है। 100%, क्योंकि जो शहर में भी रह रहा है वो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं चीजों को खा रहा है जो खेतों में उगाया जा रहा है। क्यों जी? शहर में रह रहा है तो भी तो दाल चावल सब्जी रोटी ही खा रहा है, वो उन्हीं चीजों को खा रहा है जो खेत में हो रहा है। मतलब 100% हमारी जो पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर पर डिपेंड है, और एग्रीकल्चर एक ऐसा बिजनेस है या धंधा है जो भविष्य में कभी भी बंद होने वाला नहीं। क्यों जी? क्या भविष्य में कभी भी खेती बाड़ी बंद हो सकती है? अगर बंद हो जाए तो बंद हो जाएगा तो क्या होगा? क्या हम ऐसा किसान ऐसा कर सकता है कि वो एक साल अपने खेतों में गेहूं की फसल न लगाए? क्या ऐसा हो सकता है कि वो धान की फसल न लगाए? अगर ऐसा होने लगे तो आप सोचिए कि हमारा कोई अस्तित्व ही नहीं रह जाए। क्यों जी? हमारा कोई अस्तित्व नहीं होगा। और किसान अगर फसल लगा रहा है तो कहीं से भी अपने पेट को काट करके, वो कहीं कुछ गिरवी रख करके, कुछ भी चीजें करके वो मार्केट से रासायनिक खादों को लाता है और अपने खेतों में इस्तेमाल करता है। करता है ना? रासायनिक खाद, कीटनाशक दवाइयां, इसका बहुत बड़ा मार्केट है। और अगर हम अपने देश की बात करें तो हमारे देश में 6.5 लाख गांव है। 6.5 लाख गांव, पूरे देश की मैं बात कर रहा हूं। अब आप सोचिए कि अगर हमारा एक एक बंदा एक गांव में हो, हमारा, या हम अपने एरिया में जहां पर हम रह रहे हैं, जहां पर हम काम कर रहे हैं, अगर हम उस एरिया में अगर हम ऐसे 10 बंदे पकड़ ले जो खेती बाड़ी से जुड़े हुए और उनके वो काम कर रहे हो, तो हम अपने बिजनेस को कितना बड़ा बिजनेस बना सकते हैं। अब सारी चीजें, हम लोग हेल्थ केयर की बात कर रहे थे, अभी हमने हेल्थ के बारे में जाना, इलाज की प्रोडक्ट के बारे में, और भी हम हेल्थ केयर के बारे में हमने जाना। ये हेल्थ की आज प्रॉब्लम क्यों है? हेल्थ की प्रॉब्लम क्यों है? केमिकल्स है। अगर हम खाना बंद कर दें तो हमारे बॉडी की 90% प्रॉब्लम अपने आप खत्म हो जाएगी। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है? नहीं। क्या आज के टाइम में वो चीजें शुद्ध मिल रही है? नहीं मिल रही। कोई भी चीजें शुद्ध नहीं है, सारे के सारी चीजों में केमिकल। और एक किसान, यहां पर अगर हमारी अपनी खेती है, अगर आपकी अपनी खेती है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं? अगर जैसे मान लीजिए मेरी, यहां पर किसी की है जो अपनी खेती है, सर अपनी खेती में आप केमिकल यूज करवाते हैं, यूरिया डीपी यूज करवाते हैं, क्या करवाना चाहिए? बैठिए सर, बैठिए। क्या करवाना चाहिए? नहीं करवाना चाहिए। लेकिन हम पैदावार को बेहतर करने के लिए, ज्यादा करने के लिए क्या करते हैं? अगर हमें ये पता चल जाए कि पड़ोसी ने 1 बैग डाला है तो हम क्या करते हैं? 2 बैग। मजबूरी है, क्योंकि पैदावार लेनी है। क्यों जी? लेकिन यही एक बहुत बड़ी भ्रम है, एक बहुत बड़ा भ्रम है कि रासायनिक खाद अगर हम अपने खेतों में यूज नहीं करेंगे तो हमारे पैदावार कम हो जाएगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो सारी चीजें मैं आज आपको क्लियर करूंगा कि क्यों जरूरी है। जो रासायनिक खादें हैं ये 1960 के दशक में हमारे देश में आई, जब हमारे देश में ग्रीन रेवोल्यूशन आया। ग्रीन रेवोल्यूशन यानी कि हरित क्रांति, एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन था जो हमारे देश को
आजादी के बाद सभी लोगों को अनाज उपलब्ध करवाया। अगर ये नहीं होता तो हम भुखमरी की स्थिति में हो रहे होते। इससे हुआ क्या, किसानों को पता है क्या चला? अगर आप आज से 30 साल पीछे जाए तो आप देखेंगे बिहार यूपी की मैं बात कर रहा हूं, आपने देखा होगा कि कुओं से सिंचाई होती थी, लोगों के पास सिंचाई के साधन नहीं होते थे, वो भी बेहतर नहीं होते थे, लोग बारिश के पानी पर डिपेंड रहते थे। लेकिन हरित क्रांति में ये सारी चीजें चेंज हुई, केमिकल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, सिंचाई के साधन, उन्नत बीज, जिसकी वजह से हम पैदावार हमने बढ़ाई, तो कहीं ना कहीं हमारे लिए फायदेमंद था। अब हरित क्रांति के बाद जो हमारा देश विदेशों से अनाज को मंगाता था, हम इंपोर्ट करते थे पहले गेहूं को, धान को, देश की आजादी के बाद। लेकिन जैसे ही हरित क्रांति आई, हमने क्या किया, उसको एक्सपोर्ट करना शुरू किया। जैसे गेहूं है, धान है, आज हमारे देश से कई सारे देशों को ये एक्सपोर्ट हो रहा है, जिसमें हम गेहूं और धान में सेकंड नंबर पर आते हैं, मूंगफली गन्ने में सेकंड नंबर पर आते हैं, दलहन तिलहन में थर्ड नंबर पर आते हैं, हम फर्स्ट नंबर पर आते हैं चाय की फसल की पैदावार के मामले में। लेकिन आपको ये जान करके बहुत ताजुब होगा कि अब हमारे देश का जो अनाज है, कई सारी कंट्रियां हमसे लेना उन्होंने बंद कर दिया है, और नेपाल में भी बंद है। अब आप सोचिए, नेपाल जैसा देश हमारे अनाज को नहीं ले रहा है, तो यूरोपियन कंट्रियां क्या ले रही होंगी? आपको पता है कि पंजाब एक ऐसा राज्य है जहां पर गेहूं और धान की पैदावार देश में नंबर 1 पर होती है, और पंजाब का बासमती राइस बहुत ज्यादा फेमस है, ये आपको पता होगा। पंजाब का कुछ एरिया है जहां पर जो बासमती होती है वो पूरे देश में, क्या पूरे इस पृथ्वी पर कहीं नहीं होती है, और वो फेमस है, ऐसा एरिया है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि वो रिजेक्ट हो जा रहा है, आज उसको लोग ले ही नहीं रहे। आज के टाइम में जो भी चीजें हम, जो किसान जो बेच रहा है, कोई भी अगर लेता है, जो हमसे अमीर कंट्रियां होती हैं, वो क्या करती है, उसको पहले केमिकल टेस्ट करती है। अगर वो खाने लायक होगा तो वो लेंगी, नहीं तो क्या करेंगी, जो मेरे कंपनियां हैं वो उसको वापस कर देती। अब वो वापस आएगा, हमारे देश में आएगा, उसको कौन खाएगा? अभी आप खाएंगे। और बीमार कौन हो रहा है? जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि डायबिटीज का गढ़ इंडिया, हार्ट डिजीज का गढ़ इंडिया, हर एक डिजीज का जो कैपिटल है वो इंडिया है। क्यों जी? और उसकी वजह क्या है? केमिकल फर्टिलाइजर, केमिकल फर्टिलाइजर, जिसकी वजह से आज हम बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं। तो मैंने बात की एक्सपोर्ट की, तो एक्सपोर्ट में अगर हम देखें तो हमारा जो देश है वो टॉप 10 में आता है आज। लेकिन ये बहुत ज्यादा दिनों तक नहीं रहेगा, क्योंकि आज बहुत सारी जो कंट्रियां हैं वो अनाज को चेक करके टेस्ट करके ले रही है। साथ ही साथ अगर हम देखें तो हमारे पास और भी बहुत संभावनाएं हैं कि हम और ज्यादा बेहतर कर सकते हैं। हमारे पास आज क्वांटिटी तो है, लेकिन हमारे पास क्वालिटी नहीं है। धान बहुत अच्छा है, गेहूं बहुत अच्छा हो रहा है, जो आपके भी खेत में हो रहा है, क्या उसमें क्वालिटी है? अगर हम मार्केट जाए, कहीं पर भी, पूरे देश में कहीं भी मार्केट जाए और सब्जी उठा ले, रैंडमली हमने सब्जी ले लिया, उसको अगर हम केमिकल टेस्ट के लिए लेके जाएंगे तो वो सब्जी हमारे खाने लायक बिल्कुल भी नहीं। मतलब क्वांटिटी तो है लेकिन क्वालिटी नहीं। और हम जो इंडियंस होते हैं उनको हमें क्या पसंद होता है? क्वांटिटी, नॉट क्वालिटी। क्यों जी? ये होता है कि नहीं होता? ये जनरली हम ये देखने को मिलता है। तो हमें क्वालिटी को बेहतर करना होगा। क्वालिटी को बेहतर करने के लिए हमें अपने खेतों में केमिकल फर्टिलाइजर को, आपके शरीर में अगर ज्यादा केमिकल जाएगा तो आप क्या होंगे? कम केमिकल जाएगा तो खेतों में ज्यादा केमिकल जाएगा तो मिट्टी क्या होगी? बीमार होगी। ज्यादा केमिकल जाएगा तो क्या हमारी मिट्टी में ज्यादा केमिकल जाना चाहिए? लेकिन हम क्या कर रहे हैं? वहां पर तो हम केमिकल डाल रहे हैं और हम चाहते हैं कि हमें केमिकल ना मिले। क्या ऐसा संभव है? बिल्कुल भी संभव नहीं है। तो ये हमारे लिए सबसे बड़ी, आज हमारे भारतीय किसान के लिए हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज है कि आज हमारे पास क्वालिटी नहीं है। क्वांटिटी तो है लेकिन क्वालिटी नहीं, तो हमें क्वालिटी को इंप्रूव करना है। साथ ही साथ आपने ये भी देखा कि हमारा जो देश है उसकी पॉपुलेशन आज हम नंबर 1 पर हो गए।
और हमारे जो कृषि योग्य भूमि है वो लगातार कम होती जा रही है, शहर लगातार बढ़ता जा रहा है, पॉपुलेशन की वजह से अर्बनाइजेशन, शहरीकरण बढ़ रहा है। और एक बार फिर से वो दिन दूर नहीं जब आने वाले समय में एक बार हम फिर से भुखमरी की स्थिति में होंगे। अगले 10, 15, 20 सालों में ऐसा होगा, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है, खेती वाली जमीनें कम हो रही है। तो ये आज ये सबसे बड़ा चैलेंज है कि कैसे हम अपने फसल की पैदावार को जस्ट डबल करें और ज्यादा करें, जिससे हमारी फसल की पैदावार को बढ़ाया जा सके। तो ये हमारे लिए चुनौती है। साथ ही साथ अगर हम अपने प्रोडक्ट को किसी किसान के पास लेकर के जाते हैं किसी भी तरह के, तो हमारा उद्देश्य होता है कि उस प्रोडक्ट की सहायता से उस किसान की जो भी परेशानियां हैं उनको दूर करना और उसके फसल की पैदावार को बढ़ाने में मदद करना। क्योंकि हमारा जो प्रोडक्ट है या किसी को देने का मकसद अल्टीमेट क्या है, उसको ज्यादा से ज्यादा फायदा देना। तो अगर हम अपने प्रोडक्ट को लेकर के जाते हैं किसान के पास, तो हमें किसानों की परेशानियों के बारे में पता होना चाहिए, उसकी समस्याएं क्या होगी उसके बारे में पता होना चाहिए। तभी हम अपने प्रोडक्ट को ज्यादा बेहतर तरीके से प्रमोट कर सकते हैं, दे सकते हैं और उसको हम उसका फायदा भी पहुंचा सकते हैं। तो हमें परेशानियों के बारे में यहाँ पर जानेंगे। तो सबसे बड़ी परेशानी किसान की आज यही है, उसका इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो रहा है और फसल की पैदावार कम हो रही है। और सेकेंड, किसान अपने खेतों में अत्यधिक मात्रा में रासायनिक खादों और कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग करता है। सारी प्रॉब्लम का कारण सिर्फ और सिर्फ केमिकल फर्टिलाइजर और केमिकल पेस्टिसाइड है। अब आप सोच लीजिए कि अगर इन दोनों चीजों को हटा दिया जाए कोई प्रॉब्लम रहेगी? मनुष्य स्वस्थ रहेगा, बेहतर रहेगा, हमें अच्छा खाना मिलेगा। सारी प्रॉब्लम्स का जो कारण है वो है केमिकल फर्टिलाइजर, इसके अलावा कुछ भी नहीं। तो इसको हमें चेंज करना है, इसको हमें हटाना है, ताकि हम हमारे जो किसान भाई हैं वो बेहतर कर सके। और आज से 50 साल पहले जब हरित क्रांति आई तो जो रिकमेंडेशन था केमिकल का वो 1 एकड़ में 8 से लेकर के 10 किलो का था, लेकिन आज वो किसान कितना खेतों में डाल रहा है? 200 किलो, 400 किलो, 500 किलो, 500 किलो तक किसान 1 एकड़ के खेत में आज केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल कर रहा है। तो जब किसी भी चीज की अधिकता होगी तो क्या होगा? उसका साइड इफेक्ट दिखना शुरू हो जाएगा। शुरुआत में नहीं दिखा, लेकिन अब इसका साइड इफेक्ट दिखना शुरू हो गया है, जिससे हम लोगों ने ये हमारे प्रति भी जागरूक हो गए कि हमें खेतों में केमिकल कम डालना चाहिए। तो हमें कहीं ना कहीं किसान को शिफ्ट करना है केमिकल फर्टिलाइजर से, उसको हमें ऑर्गेनिक फार्मिंग पर लेकर के आना है। अब इससे और भी क्या प्रॉब्लम होते हैं? जब हमारे खेतों में ज्यादा केमिकल जाएगा तो हमारी जो फसलें हैं उनकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो कम हो जाएगी। जैसे हमारी बॉडी में जाएगा तो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होगी, वैसे ही हमारी फसलों की भी कम हो जाएगी, उस पर रोगों का अटैक ज्यादा होगा और फिर किसान उन रोगों को रोकने के लिए फिर से अगेन वो खर्चा करता है। तो वहां पर फिर एक बार किसान की लागत बढ़ जाती है। किसान जब खेतों में केमिकल जाएगा तो हमारी जो मिट्टी है उसमें जो सूक्ष्म जीवाणु है जो हमारी मिट्टी की फर्टिलिटी को इंप्रूव करते हैं वो कम हो जाएंगे। उदाहरण के तौर पर केचुआ, अर्थवर, केचुआ आज हमारी मिट्टी में नहीं है, लेकिन आपके बचपन में हमारे खेतों में बहुत ज्यादा हुआ करते थे, आज नहीं है। तो हमारी जो मिट्टी है उन सूक्ष्म जीवाणुओं के खत्म होने से हमारी मिट्टी हार्ड हो जाती है, सख्त हो जाती है। किसान पानी डालता है, गहराई तक नहीं जाता है, नमी कम रहती है और किसान को बार बार सिंचाई करनी पड़ती है और नमी के अभाव में जड़ों का फैलाव अच्छा नहीं होगा और न ही पोषक तत्वों का आदान प्रदान बेहतर होगा। तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है हमारे किसान भाइयों के लिए। अब इन समस्याओं को अगर हम देखें तो उसका नुकसान क्या होता है? किसान के फसल की पैदावार कम, और हम कहते हैं ना कि आज किसानों सुना होगा खेती बाड़ी अच्छा धंधा नहीं है, फायदे वाला धंधा नहीं है, किसान ज्यादा खर्च कर देता है, उतना अच्छा उसको मिलता नहीं। अगर आप किसान के पास जाएंगे तो यही होता है। उसका कारण क्या है? केमिकल फर्टिलाइजर और केमिकल पेस्टिसाइड, जिसकी वजह से लगातार जो है किसान उसको यूज कर रहा है। ये है वो सारी चीजें जिसको किसान अपने खेतों में अंधाधुंध डाल रहा है, बिल्कुल भी एक बार सोचता नहीं है। डीएपी है, यूरिया है, कीटनाशक दवाइयां हैं और इनका साइड इफेक्ट अगर एक बार हम खेतों में एक कोई पेस्टिसाइड अगर किसान स्प्रे करता है, खेतों में डालता है,
तो वो कंपनी जो पेस्टिसाइड कंपनी है वो कहती है कि आप तो उस खेत में 10 दिनों तक जाना ही नहीं है, उधर जाना ही नहीं है। लेकिन क्या हो रहा है, किसान सुबह स्प्रे करता है सब्जियों पर, दोपहर में तोड़ता है, रात में वो मार्केट में जाती है, शाम को मार्केट में पहुंचती है और रात में वो सब्जी हमारे पेट में। अब ये सारी चीजें होंगी तो क्या होगा हमारी बॉडी में, क्या प्रॉब्लम्स आएंगी, बीमारियां। रासायनिक खादें जो है वो हमारे खेतों में एक चीज और बहुत ज्यादा करती है। आपने सुना होगा पीएच वैल्यू। पीएच वैल्यू, पीएच वैल्यू जो होता है वो हमारी मिट्टी की गुणवत्ता को इंडिकेट करता है कि हमारी मिट्टी की जो गुणवत्ता है वो किस प्रकार से है। ये पीएच स्केल दिया हुआ है, अगर आप देखेंगे 6 से 7 के बीच में जब हमारी मिट्टी होती है तो उसका जो फसल पैदावार होता है वो ज्यादा बेहतर होता है। हमारी मिट्टी का जो पीएच वैल्यू है वो बैलेंस होना चाहिए, वो नॉर्मल होना चाहिए। लेकिन जब किसान अपने खेतों में ज्यादा रासायनिक खाद यानी कि यूरिया का इस्तेमाल करता है तो मिट्टी का जो पीएच वैल्यू है वो एसिडिक होता है, कम होता है। और जब अपने खेतों में वो ज्यादा डीएपी का इस्तेमाल करता है तो जो पीएच वैल्यू है वो ज्यादा होता है, यानी कि मिट्टी अल्कलाइन होती है। और किसान केमिकल यूज कर रहा है। और ये बैलेंस कब होगा, 6 से 7 के बीच में कब आएगा, जब हम उसमें नेचुरल चीजों का, प्राकृतिक चीजों का इस्तेमाल करेंगे। गोबर की खाद, गोबर की खाद आज किसान डालते हैं अपने खेतों में, है ही नहीं, पशु ही नहीं, गोबर ही नहीं। अब वो सारी चीजें नेचुरल हुआ करती थी, उनका किसी भी तरह से कोई साइड इफेक्ट नहीं था। तो हमें अपने खेतों में उन चीजों का इस्तेमाल करना है जिसकी वजह से हमारी मिट्टी का पीएच वैल्यू अच्छा हो, उसमें पोषक तत्वों की जो मात्रा है वो ज्यादा बेहतर हो। आज किसान अपने खेतों में यूरिया का इस्तेमाल करता है, वो किस लिए इस्तेमाल करता है, या डीएपी का इस्तेमाल कर रहा है तो वो किस लिए इस्तेमाल कर रहा है, क्या वजह होती है केमिकल फर्टिलाइजर को डालने का या खाद को डालने का मकसद क्या होता है किसान का, ज्यादा से ज्यादा पैदावार लेना। अच्छा, हम खाते क्यों हैं, खाना क्यों खाते हैं, एनर्जी बढ़ा हेल्दी रहने के लिए। हमें चाहिए होता है पोषक तत्व। अगर हमारी बॉडी को केमिकल वाले पोषक तत्व मिलेंगे तो क्या होगा, साइड इफेक्ट। लेकिन अगर हमें नेचुरल पोषक तत्व मिलेंगे तो क्या होगा, हम हेल्दी होंगे। ऐसे ही हमारी फसलों के लिए किसान जो अपने खेतों में केमिकल डाल रहा है उसकी वजह से हमारी मिट्टी को, हमारी फसल को रासायनिक पोषक तत्व मिल रहे हैं। और हमें जरूरत क्या है डालने की, नेचुरल पोषक तत्व, जो हम नेचुरल चीजों से ही प्राप्त कर सकते हैं। ये देख सकते हैं किसान जब अपने खेतों में डालता है केमिकल तो उसका हाल क्या होता है, वो बह करके, बारिश के साथ बह करके हमारे जलीय स्रोतों को दूषित करता है, पशु पक्षियों को, सभी चीजों को। और जो जल में, जो तालाब में मछलियां हैं उनको भी केमिकल मिलेगा। और मछलियां कौन खाता है, सब्जी खाएंगे तो मिलेगा, पानी पिएंगे तो भी मिलेगा, मछलियां खाएंगे तो भी मिलेगा। तो किसको मिल रहा है, हम। सारी चीजें घूम करके हमारे पास आ गई। हम किस लिए डालने खेतों में, केमिकल को, पैदावार को बढ़ाने, तो वो हमें मिल रहा है। इसी वजह से मनुष्य जाति आज बहुत ज्यादा बीमार है, यही एक वजह है। दूसरी चीज अगर हम देखें तो आज जो हमें दूध प्राप्त होता है उसमें भी केमिकल, मतलब सभी जगह पर केमिकल केमिकल केमिकल। तो क्या होगा, ये बहुत सुंदर सुंदर, बहुत अच्छी अच्छी बीमारियां हमारे शरीर में लगेगी और हम बहुत ज्यादा परेशान होंगे। क्यों जी, इन सभी का कारण क्या है, केमिकल्स, केमिकल्स और सिर्फ केमिकल्स। इन सभी चीजों को दूर करना है, चेंज करना है तो क्या करना होगा, हमें ऑर्गेनिक फार्मिंग पर आना होगा, हमें जैविक खेती पर आना होगा। जैविक खेती का मकसद क्या है, हमारे खेतों में कम से कम केमिकल की मात्रा को डालना, हमारी मिट्टी को आज से 100 साल जो पहले थी उसको फिर से वैसा ही बनाना। यही जैविक खेती का उद्देश्य है। और ये कैसे होगा, ये जागरूकता से होगा। जब हम खुद अवेयर होंगे और लोगों को जागरूक करेंगे तब हम ऑर्गेनिक खेती के बारे में हम लोगों को फोकस कर पाएंगे, जिससे वो ज्यादा से ज्यादा बेहतर कर सकते हैं। उद्देश्य क्या है, उद्देश्य यही है कि हमें पर्यावरण को स्वस्थ रखना है और जहां से जो हमें केमिकल मिल रहा है उस केमिकल को हमें दूर करना है ताकि हम स्वस्थ रह सकें।
सिर्फ और सिर्फ हमें अपने आप को स्वस्थ करना है उस केमिकल को दूर करके। इससे हमारी मिट्टी को भी लाभ होगा, हमारी मिट्टी में जो सूक्ष्म जीवाणुओं की संख्या लगातार कम हो रही है वो फिर से बढ़ेगी, हमारी मिट्टी की उर्वरक शक्ति फिर से बढ़ेगी, जिससे हमारे किसान भाई अपने फसल की पैदावार को भी और ज्यादा बेहतर कर पाएंगे। आज हम लोग आयुर्वेद क्यों अपना रहे हैं? इसलिए नहीं, हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं। आयुर्वेद के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है जो हमें ठीक कर सके। तो आयुर्वेद आज हम मजबूरी में अपना रहे हैं। लोग जो है वो मजबूरी में अपना रहे हैं, शौक से नहीं अपना रहे, क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो ऐसे ही ऑर्गेनिक फार्मिंग, जैविक की खेती के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो भविष्य जैविक खेती का है, और अगर भविष्य जैविक खेती का है तो हमारी कंपनी, आपकी कंपनी इस पर भी काम कर रही है। जैसे हम आयुर्वेद को हर घर तक पहुंचा रहे हैं, वैसे हमारा एक उद्देश्य और है कि हम हर घर तक, हर किसान तक, हर खेत तक जैविक खेती को भी, अपने प्रोडक्ट को भी पहुंचाना है। क्योंकि जब तक हमारे खेत स्वस्थ नहीं होंगे तब तक हम कभी भी स्वस्थ हो ही नहीं सकते। क्यों जी? और हमारी कंपनी का उद्देश्य क्या है? स्वस्थ जिंदगी। तो स्वस्थ जिंदगी कैसे होगी? ऑर्गेनिक खेती से। इसमें सहयोग कौन करेगा? हम करेंगे। किसके द्वारा? किसके द्वारा? हमारे एमसी प्रोडक्ट के द्वारा। तो ये हमें अवसर दे रहा है, हमारी कंपनी हमें अवसर दे रही है इन सभी चीजों को दुरुस्त करने का हमारे किसान, क्योंकि हम भी एक किसान हैं। तो ये सब सारी चीजें हम चाहते हैं। आप चाहते हैं? yes. चाहते हैं? yes. किसान चाहेगा। yes. अगर हम अवेयर करेंगे तो ये सभी को चाहिए। तो हम इन चीजों को दे सकते हैं अपने प्रोडक्ट के जरिए। तो एक बार मैं चाहूंगा ये वो प्रोडक्ट हैं जो हमारे देश को स्वस्थ करने में मदद करेंगे। और एक बार मैं फिर से कहना चाहूंगा, खेती बाड़ी एक ऐसा बिजनेस है जो भविष्य में कभी भी बंद होने वाला नहीं। सारी चीजें बंद हो सकती हैं, लेकिन खेती बाड़ी नहीं बंद हो सकती है। और हमारा देश कृषि प्रधान देश भी है। अगर किसान फसल लगाएगा तो वो अपने खेतों में यूज करेगा प्रोडक्ट, अपने की फसल की पैदावार को बढ़ाने के लिए। तो हमारी जो कंपनी है उसमें एक रेंज पूरा लेकर के आ रही है कि जब हम एक किसान के पास जाएं तो हम किसान को वो सारी समस्याओं को दूर कर सके, जैसे हम हेल्थ के प्रोडक्ट की सहायता से करते हैं। किसान जो है उसकी बुआई से लेकर के कटाई तक उसको हम एक ऐसी चीज दें जिससे उसका खेत भी स्वस्थ हो, फसल भी स्वस्थ हो, और वो फसल की पैदावार को, अपनी फसल की पैदावार को बेहतर भी कर सके। ठीक है जी? तो हम जानेंगे हमारे प्रोडक्ट के बारे में। तो हमारे पास टोटल 6 प्रोडक्ट हैं। ये 4 प्रोडक्ट नए, 7 प्रोडक्ट हैं, लेकिन मैं आपको 6 के बारे में बताऊंगा। ये 6 प्रोडक्ट हैं, 4 प्रोडक्ट जो नए आए हैं, और हमारे पास पहले से मौजूद है जो 2 प्रोडक्ट, हर्बल एग्रो ग्रोथ बूस्टर और एग्रो एक्टिव। ठीक है? तो हम चलते हैं पहले प्रोडक्ट की तरफ। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, किसान सबसे पहले अपने खेतों में करता क्या है? हाँ जी, पहला काम क्या होता है? पहले खेत को तैयार करता है। दूसरा काम क्या करता है? बुआई करेगा। तीसरा सिंचाई करेगा, जरूरत पड़ने पर खाद डालेगा। अगर फसल में किसी तरह का डिजीज होता है तो उसको कंट्रोल करने के लिए वो स्प्रे करेगा, छिड़काव करेगा। ऐसा जो प्रोसेस होता है ये सभी तरह की फसलों के लिए होता है। ठीक है जी? सभी तरह की फसलों के लिए होता है। तो हम जानेंगे किसान बीज का उपचार किस प्रकार करेगा। सबसे महत्वपूर्ण, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ये टॉपिक है कि किसान जो अपने खेतों में बीज डाल रहा है वो 100% उगे, वो स्वस्थ रहे। अब आप सोचिए कि अगर किसान ने अपने खेत में 100 बीज डाले, लेकिन उसमें से 30 बीज नहीं उगता है, 70 बीज उगता है, तो क्या होगा? किसान की फसल की पैदावार पहले ही 30% कम होगा। जब किसान अपने खेतों में बीज डालता है तो उसको नुकसान पहुंचाने के लिए बहुत सारे फैक्टर आते हैं। जब हमारा एक नया एसोसिएट तैयार होता है और वो मार्केट में काम करना शुरू होता है तो ऐसे मार्केट में बहुत सारे फैक्टर आते हैं उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए। क्यों जी?
ये बताना, वो बताना, इधर उधर आता है ना। ऐसे ही हमारी मिट्टी में जब हम एक बीज डालते हैं तो उसको भी नुकसान पहुंचाने के लिए बहुत सारी चीजें आती हैं। कीड़े आते हैं, फंगस आती है, बहुत सारे बैक्टीरिया आते हैं, और कभी कभी ऐसा होता है उसको वातावरण ही अच्छा नहीं मिलता, मतलब अपलाइन का सपोर्ट नहीं मिलता। अपलाइन का सपोर्ट नहीं मिलता है और वो बंदा डेड कर जाता है। ऐसा होता है जब मिट्टी में बीज जाता है तो उसको नमी नहीं मिलती, ठीक से टेम्परेचर उसके फेवरेबल कंडीशन नहीं मिलता है और वो बीज नष्ट हो जाता है। तो उस बीज को सुरक्षित रखने के लिए, अच्छा उगने के लिए हमें जरूरत पड़ेगी सीड केयर की। और अभी आपका एक क्वेश्चन होना चाहिए कि हम पहले से हमारे पास एक प्रोडक्ट ग्रो पोषण जिसकी सहायता से बीज का उपचार करते थे, उससे हम करते तो उससे भी कर सकते हैं, लेकिन ये स्पेशल प्रोडक्ट है ना। आपने देखा होगा एक डॉक्टर होता है एमडी, जो सारी बीमारियों के बारे में देखता है। वो हार्ट पेशेंट को भी देखेगा, वो जो है डायबिटीज वाले को भी देखेगा, वो ब्लड प्रेशर वाले को भी देखेगा, लेकिन एक हार्ट का एक अलग वाला भी होता है, गैस्ट्रो का एक अलग होता है, वो स्पेशलिस्ट होता है। ये प्रोडक्ट बीज का उपचार करने के लिए स्पेशलिस्ट है। इससे अगर करेंगे तो जो सारे फैक्टर्स होते हैं उन सभी फैक्टर्स को खत्म करने में मदद करेगा और ये बीज को बेहतर तरीके से उगाने में मदद करेगा। जबरदस्त। तो बीज जो है उसका जो जर्मिनेशन है, जो उसके उगने की क्षमता है, वो 99% तक होगी। ठीक है, तो हमें इस बीज का उपयोग करना है हमारी मिट्टी में। जब भी हम किसी भी तरह की फसल लगाएंगे, किसी भी तरह की बीज की बुआई करेंगे, तो उसको हम ये कर सकते हैं। एक क्वेश्चन आपका और होना चाहिए, क्वेश्चन ये होना चाहिए कि सर बहुत सारी फसलें तो ऐसी होती हैं जिसमें हम बीज लगाते ही नहीं, पौधे लगाते हैं। कौन सी फसलों में पौधे लगते हैं? गन्ना में प्याज है, हरी मिर्च है, बैगन है, टमाटर है, गोभी है, ऐसी बहुत सारी फसलें होती है जिसकी पौध लगते हैं। तो हम इस प्रोडक्ट की सहायता से बीज का तो उपचार कर सकते हैं, साथ ही साथ उस पौध की जड़ों का भी उपचार कर सकते हैं। अगर हम ये काम करते हैं, उन पौधों की जड़ों का अगर हम उपचार करते हैं, तो जड़ में किसी भी तरह की समस्या नहीं आती है। आपने देखा होगा हरी मिर्च, बैगन, इनकी फसलों में जब हम उसकी रुपाई कर देते हैं तो कुछ समय के बाद वो पौधा सूख जाता है। पौधा हरा हरा होगा लेकिन वो सूख जाएगा और उस पर न कोई कीड़ा होगा, न कोई फफूंदी होगी, कुछ नहीं होगा। उसकी प्रॉब्लम कहां पर होगी? जड़ों में। एक समस्या आती है जिसको हम बोलते हैं जड़ गलन, जड़ सड़न। ये फंगस की वजह से होता है। तो अगर हम इस प्रोडक्ट की सहायता से, सीड केयर की सहायता से अगर हम उस बीज का उपचार करते हैं, उस पौध की जड़ों का उपचार करते हैं, तो उसमें इस तरह की कोई भी समस्या नहीं आएगी। उसकी जड़ अच्छी होगी, बीज अच्छा होगा, पैदावार। तो हमें इस प्रोडक्ट का यूज करना है अपनी फसलों में, सभी तरह की फसलों में। तो हम इस प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हैं। अच्छा, ऐसा कौन सा किसान है जो अपने खेतों में बीज न डालता हो? क्या बिना बीज के कोई भी फसल होती है? तो ये प्रोडक्ट हम कितने किसानों को दे सकते हैं? सभी को दे सकते हैं। मतलब ये सभी किसानों के लिए प्रोडक्ट आवश्यक है। क्यों जी? सर, सभी को हम दे सकते हैं। अब अभी जानते हैं कि इसको हमें यूज कैसे करना है। 1 किलो बीज में हमें 20 ml सीड केयर को मिक्स करना है और जरूरत पड़ने पर आवश्यकता के अनुसार उसमें पानी मिक्स करेंगे और उसकी बुआई कर देंगे। एक बात का विशेष तौर पर ध्यान रखना है, कभी भी बीज को जब किसान उसका उपचार करता है तो हमें 1-2 घंटे पहले ही करना है, 4 दिन 5 दिन पहले नहीं करना है। ठीक है, 1 घंटे पहले हमने उसको उपचार किया और खेतों में लगा दिया, उपचार किया खेतों में लगा दिया। नहीं तो क्या होता है सर, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती है। किसान ने हमने उसको रखवा दिया, अब पता चला वो बीज जो है वो खराब ही हो गया, तो क्या कहेगा वो? आपको ब्लेम करेगा, आपके प्रोडक्ट को ब्लेम करेगा। तो हमें जो है इसको उपचार करवाना है और बुआई करवा देनी है। धान का बीज ही है जो किसान 12 घंटे, 15 घंटे, 16 घंटे, 18 घंटे, 24 घंटे तक भिगोता है। उसके अलावा किसी भी तरह के बीज को भिगोया नहीं जाता। और बहुत सारे ऐसे बीज होते हैं जिनको भिगोने की आवश्यकता होती है और बहुत सारे बीज ऐसे होते हैं जिनको भिगोने की आवश्यकता नहीं होती है। तो जिसको किसान भिगोता है उसको भिगोना है, और जिसको नहीं भिगोने की आवश्यकता है उसमें वैसे ही है लगाना है और उसको बहुत मुश्किल हुआ है। अब
इस प्रोडक्ट की सहायता से बीज का उपचार कर सकते हैं, साथ ही साथ इस प्रोडक्ट की सहायता से हम मिट्टी का भी उपचार कर सकते हैं। बीज के उपचार के साथ मिट्टी का उपचार होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इस प्रोडक्ट में जो प्रोडक्ट है उसमें उसके साथ किसी भी केमिकल के साथ में इसको मिक्स करके आप खेतों में डाल सकते हैं। जो पौधे लगाते हैं जी, उसमें कैसे इसका उपचार होता है? जो पौधे लगाते हैं सिंपल सा क्या करना है, उखाड़ के आपको क्या करना है, आपने 1 लीटर पानी लिया, उसमें आपने 1-2 लीटर पानी लिया, उसमें 50 से 60 ml आपने सीड केयर को डाल दिया, देखिए, और उसके बाद जो पौधा है उसकी जड़ को 3 से 4 मिनट तक उसमें डुबो करके रखा, निकाला और लगा दिया। सिर्फ जड़ को डुबोना है, पूरे पौधे को नहीं डुबोना है, ये ध्यान रखना। 5 मिनट मैंने बोला 3-4 मिनट, 5 मिनट से ज्यादा नहीं। 5-6 मिनट हम बोलेंगे, वो कर देगा 20 मिनट, फिर क्या होगा, नुकसान नहीं करेगा। तो हमें क्या करना है, इसको 4-5 मिनट इसको डुबो करके रखना है, उसके बाद निकालना और उसको खेतों में बुआई कर देनी। तो इस प्रोडक्ट की सहायता से मिट्टी का उपचार, बीज का उपचार दोनों कर सकते हैं। अब हम आते हैं अपने अगले प्रोडक्ट प्लांट केयर पर। ये प्लांट केयर जो है ये हमारा बायो पेस्टिसाइड है, ये हमारा बायो पेस्टिसाइड है और इसमें नीम ऑयल को शामिल किया गया है। नीम ऑयल को शामिल किया गया है जो हमारी फसलों में फफूंदी वाले रोग, जीवाणु वाले रोग, कीड़ों की समस्या तक को ये कंट्रोल करने में मदद करेगा। इसी में नीम ऑयल इसमें ऐड किया गया है और इसमें करीब 1500 ppm तक है सर। लेकिन अगर एक बार बहुत ज्यादा अगर कीड़े की समस्या आ गई तो वहां पर काम करेगा, 100% नहीं लेकिन फिर भी वहां पर 60% 70% काम करेगा। और वहां पर जब ऐसी कोई समस्या, जब बहुत ज्यादा रोग लग जाता है या बहुत ज्यादा कीड़े आ जाते हैं तो मार्केट का पेस्टिसाइड भी काम नहीं करता, वो भी नहीं करते, वो भी नहीं करता, वो फसल को जला देता है, वो भी नहीं काम करता। तो हम अगर इसको पहले से ही अगर हम इसको इस्तेमाल करते रहेंगे तो वो समस्या सकते हैं किसी भी तरह की फसल 10 से 15। ठीक है। अब जो इसमें नीम ऑयल है, नीम ऑयल जो होता है वो कई चीजों का सोर्स भी होता है। नीम ऑयल जो होता है वो कई सारी चीजों का सोर्स भी होता है, जैसे NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास का एक अच्छा स्रोत होता है जो हमारी फसलों के लिए आवश्यक होता है। तो ये कीड़ों को मारने के साथ साथ न्यूट्रिशन भी देगा। सर इसमें नीम ऑयल के साथ कुछ अलग कुछ है? सिर्फ नीम ऑयल है, ये पेड़ नीम ऑयल, नीम ऑयल इसमें लिखा है, इसमें लिखा नहीं है आपको, दूसरी कैटेगरी इस पे लिखा नहीं होता, ये लिखा नहीं जाता कहीं पर। किसी भी मार्केट के प्रोडक्ट पर आप देखेंगे तो लाइसेंस नंबर, लाइसेंस कुछ नहीं लिखा होता है, वो सर्टिफिकेशन, ये जस्ट एक सर्टिफिकेशन होता है कि हाँ तो मैंने सब जैसे FSSAI हो जाता है। और कीड़े की हर एक स्टेज पर ये काम करता है। कीड़े की अगर हम स्टेज की बात करें तो पहले वो अंडा होता है, फिर वो लार्वा रेंगने वाला, फिर वो एडल्ट होता है हल्का सा उड़ने वाला, और फिर लास्ट में वो एडल्ट होता है। तो ये हर एक स्टेज पर जो है ये चीजों को नष्ट करने में मदद करेगी। तो इसको हम जो है यूज कर सकते हैं। इसकी जो मात्रा हमें यूज करनी है 1 लीटर पानी में हमें 3 से 5 मिनट, और जमीन जो है किसान 15 लीटर की टैंक जो है वो रखता है फीट पर, तो उसमें हम इसको जो है 60 से 70 ml तक उसको डालेंगे, मिक्स करेंगे और साथ में इसके जब भी हम इसको इस्तेमाल करते हैं हमारा प्रोडक्ट एक्टिवेटर जरूर ऐड करना है। ठीक है जी, ये बात लिखते रहो। प्लांट केयर के साथ एक्टिवेटर यूज करना है, जरूर ऐड करना है, क्योंकि इस एक्टिवेटर का काम क्या होता है, शेयर कर लेंगे अभी इसकी किताब भी बन रही है, इस पे थोड़ा और अच्छी तरह से वर्किंग कर रहे हैं, तो आप इसमें करेंगे, आप पीपीटी मिल जाएगी, इसकी किताब भी मिल जाएगी आपको, और आपको इसकी करने में बहुत ज्यादा मदद करेगा। तो 15 जो है आप 1 एकड़ पे इसको 250 ml आप जो है यूज कर सकते हैं। नॉर्मली यूज करना है, गोबर की खाद दी आपने या मिट्टी ली 8-10 किलो, हमें गोबर की खाद या मिट्टी जो लेनी है वो माध्यम के लिए तौर पर लेनी, वो एक माध्यम होगा जिसकी सहायता से हम 1 एकड़ के खेत पे इस प्रोडक्ट को फैला सकते हैं। 250 ml में एक्टिवेटर कितना? हाँ, कंट्रोल करने में मदद करेगा। हाँ, किसी भी तरह का आप स्प्रे करेंगे 510 ml एक्टिवेटर डालना, 250 ml 15 लीटर 510 ml। 20 तारीख को हरिद्वार पहुंचेगा, इस महीने के एंड में सब जगह पहुंचेगा। इसके नाम से ही पता चलता है फ्लावर केयर, यानी कि
फूलों को सुरक्षित करने वाला, उनकी देखभाल करने वाला, और किसी भी तरह की फसल बिना फ्लावरिंग के वो उसमें फल कभी भी नहीं आ सकते। तो फूल जो है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट होता है हमारी फसलों का, और सभी तरह की फसलों में फूल आता ही आता है। जब फूल होता है तो उसमें कई सारी समस्याएं भी होती हैं। नॉर्मली गर्मियों के जब सर्दियां जाती हैं और उसके बाद जो गर्मियों वाली फसलें होती हैं, खासकर जो लताएं वाली फसलें आती हैं, उनमें एक बहुत बड़ी समस्या आती है, फूल लगता है गिर जाता है, फल लगता है गिर जाता है। ऐसी समस्या बैगन में, टमाटर में, हरी मिर्च में, ऐसी बहुत सारी किसान ऐसे भी कहते हैं सर मेरी फसल बड़ी हो गई, बड़ी अच्छी है, मैंने उसमें सारी चीजें डाला, पत्ता अच्छा सब कुछ, लेकिन फूल ही नहीं आ रहा। या फिर मान लीजिए फूल बहुत आ गया, फल नहीं लग रहा, या फल बहुत लग गया लेकिन उसकी ग्रोथ नहीं हो रही है, या वो गिर जा रहा है। ऐसी सभी कंडीशनों के लिए हम इस प्रोडक्ट का उपयोग कर सकते हैं। ये क्या करता है, ये हमारी फसलों को न्यूट्रिशन देता है, सारे तरह के ये पोषक तत्व भी देगा, साथ ही साथ एंजाइम्स, एमिनो एसिड, ये हमारी फसलों को देगा, जो हमारी फसलों की ग्रोथ में और उसकी क्वालिटी को बेहतर करने में मदद करेगा। इसको हम सभी प्रकार की फसलों में इस्तेमाल कर सकते हैं, इवन हम गेहूं और धान की फसलों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमें सब्जियों की फसलों में करना है, या जो जिसमें हमें फल प्राप्त होते हैं उन्हीं फसलों में करना है। हमें इस प्रोडक्ट को गेहूं और धान की फसलों में भी इस्तेमाल करना है। और कब इस्तेमाल करना है? फ्लावरिंग से पहले, फूल आने से पहले। धान की फसलों में या गेहूं की फसलों में फूल आते हैं नहीं आते? आते हैं ना पक्का? बिना फूल के फल नहीं लगेगा। तो हमें उस प्रोडक्ट में भी मतलब ऐसी फसलों में भी इस प्रोडक्ट को हमें प्रमोट करना है और इस्तेमाल करना है। अब इसको इस्तेमाल करने के जो तरीके हैं वो बहुत ही सिंपल है। इसको हम इस्तेमाल करेंगे 15 लीटर की टंकी में, हमें इसको यूज करना है 2 ml, यानी कि 30 ml 15 लीटर